हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सेमेस्टर 2 एग्ज़ामिनेशन बायोलॉजी पेपर 1 थ्योरी जो है आईएससी 12th का उसके बारे में बताने जा रही हूँ। उसके क्वेश्चन पेपर को और हम मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। ये मैक्सिमम 35 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको टाइम जो मिला है वो 1.5 आवर का है। कैंडिडेट जो है उसको 10 मिनट रीडिंग के लिए मिलते हैं और उस टाइम पे उसको लिखना अलाउ नहीं होता है। पेपर में इंटरनल चॉइस दी गई है, वन क्वेश्चन सेक्शन बी में और 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में। और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। इसमें पहला सेक्शन ए 7 मार्क्स का है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द कॉजिटिंग एजेंट ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है, हमें उसका पैथोजन का पॉजिटिव एजेंट का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है उससे टाइफॉइड होता है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, हाइब्रिड आर यूजुअली सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। ये एमसीक्यू है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। हाइब्रिड डिप्रेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तीसरा है हेट्रोसिस और चौथा है ट्रांसजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर इज सी, हेट्रोसिस। हाइब्रिड आर यूजुअली सुपीरियर होते हैं अगर अपने पेरेंट्स से, तो इस फिनोमिना को हेट्रोसिस कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, जिसमें बोला है, असर्शन है, मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड एंड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज़ अनलेडेड पेट्रोल। और इसका रीज़न दिया हुआ है, द catalyst used in the catalytic converter get inactivated by the lead in the petrol। तो इसका ए ऑप्शन सही है। असर्शन और रीज़न जो है वो ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो ए आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें यही कहा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मोटर व्हीकल्स जो हैं वो कैटालिटिक कन्वर्टर में अनलेडेड पेट्रोल के साथ यूज़ किए जाते हैं। कैटलिस्ट जो यूज़ किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर में, वो इनएक्टिवेट किया जाता है लेड से पेट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, गिव वन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एस कोहेन। तो एस कोहेन का आपको सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बताना है। इसमें कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया था जीन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, और फंडामेंटल डिस्कवरी की थी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में। थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप हुए थे और इसी बेसिस पे, इसी काम के बेस पे, जिसमें कि ह्यूमन ग्रोथ भी इंक्लूड है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का भी इन्होंने ही किया था। सो कोहेन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ट्रांसप्लांट जीन्स फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सपेंड द टर्म सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है। आंसर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट आर कॉल्ड। आंसर इज कार्सिनोजेंस। ये एक नंबर के क्वेश्चन के एक नंबर के आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द पिरामिड ऑफ एनर्जी नेवर इन्वर्टेड। तो इसका आंसर है, विद एवरी ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। हर ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन में प्रोड्यूसर कार्निवोर हो या फिर प्रोड्यूसर से हर्बीवोर फिर कार्निवोर, तो हर लेवल पे एनर्जी जो है उसका काफ़ी लॉस हो जाता है एनवायरनमेंट में। इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, कभी भी लौट के वापस नहीं जा सकती फूड चेन में। तो सेक्शन ए यहीं पर ख़त्म होता है। सेक्शन बी की बात करते हैं जो 16 मार्क्स का है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ पर्सन इज़ इन गुड हेल्थ विजिट अ गार्डन वेयर फ्लावर्स आर इन ब्लूम, while returning from the garden he suddenly starts sneezing and wheezing। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, नेम एंड डिफाइन द रिस्पॉन्स ऑफ पर्सनस इम्यून सिस्टम इन द अबव केस। तो आंसर होगा इसका एलर्जी, क्योंकि उसको लौटते समय एलर्जी हो जाती है। एलर्जी क्या होती है, एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है, सेकेंड पार्ट, स्टेट द टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सच रिस्पॉन्स। तो आंसर इज़ आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी होती है जो कि एंटीजन के अगेंस्ट एलर्जी के लिए बनती है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रोल ऑफ ORI साइट एंड रेस्ट्रिक्शन साइट इन द क्लोनिंग वेक्टर PBR322।
तो आंसर है ORI इज़ अ जेनेटिक सीक्वेंस दैट एक्ट एज द initiation site or the origin site for the replication of DNA. Any fragment of DNA when linked to the ORI region can initiated to replicate. तो ORI वो जगह होती है origin of replication जहाँ से replication start होता है PBR 322 के प्लाज्मिड में, वेक्टर के प्लाज्मिड में। और दूसरा पूछ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन साइट जो है उसका भी रोल बताइए। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स for restriction enzymes such as EcoR1, Hind third, PVU first, BAM H1, PVU first, BAM H2, ये सब रिकोजिशन होते हैं आर द जेनेटिक सीक्वेंस वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द DNA सेगमेंट। इस जगह पे DNA सेगमेंट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते हैं। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिफाइन एलिन्स रूल, और दूसरा है स्टैंडिंग क्रॉप। तो पहले एलिन्स रूल की डिफाइन देख लेते हैं। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, यही एलिन्स रूल है। स्टैंडिंग क्रॉप जो सेकंड डिफाइन मांगी गई है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल और इन अ कंपोनेंट पॉपुलेशन इज़ नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप, और इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ बायोमास। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अब। वन पार्ट इसका कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ 1500 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एंड द रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ द इकोसिस्टम इज़ 1200 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कैलकुलेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द गिवन इकोसिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इक्वल टू GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस RK। तो अगर हम GPP की बात करें तो GPP हो जाएगा इस फॉर्मूले से NPP प्लस R, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉस। तो GPP हमें फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे। तो NPP की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1500 और R की वैल्यू दी है 1200, तो टोटल करने पे आएगा 2700 kg पर मीटर। इस तरीके से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन 5 का। इन एन इकोसिस्टम ऑफ फूड चेन फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न, ग्रास towards insect, then snake, then peacock. If 2000 joule of energy is available at the level of producer in the food chain, how much energy would be available to the peacock? तो फूड चेन में हमने पढ़ा है 10% लॉ फॉलो होता है, हर लेवल पे ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी पास होती है नेक्स्ट फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल के कंज्यूमर को, और 90% इन्वायरमेंट में हीट लाइट की फॉर्म में चली जाती है। तो अगर ग्रास में 2000 जूल एनर्जी है तो इसकी 10% यानी कि 2000 जाएगी इंसेक्ट में, फिर उसकी भी 10% निकालें तो उसका 2000 का 200 तो गया आपका इंसेक्ट में, और 200 का 10% स्नेक को मिली केवल 20 जूल, और स्नेक का 10% पिकॉक को केवल 2 जूल एनर्जी मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इज़ 2 जूल। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10% लॉ के हिसाब से 10% निकालते हैं हर लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बैगिंग एंड इमैस्कुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। तो बैगिंग क्या होती है, उसका रोल क्या है? हमें पता है कि जब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं तो हम 3 स्टेप करते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। टैगिंग में टैग लगाते हैं, रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ नोन एज इमैस्कुलेशन, और फ्लावर को उसके बाद पॉलिथिन से बांध देते हैं जब हम अपना मनपसंद दूसरा पॉलन ग्रेन ला के उस पर डालते हैं उसके बाद, ताकि कंटामिनेशन ना हो पाए, ना कोई आ पाए पॉलन ग्रेन बाहर से अब, और ना उड़ के वो वाला जा पाए बाहर जो हमने डाला था। तो इम्पॉर्टेंस बतानी है बैगिंग की। बैगिंग इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर फ्रॉम द कंटामिनेशन बाय अनडिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन। इसी तरीके से इस इमैस्कुलेशन की सिग्निफिकेंस बतानी है। इमैस्कुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इट ensures that cross pollination takes place in a flower and result in superior offspring as compared to the parent। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन से हमें सुपीरियर पेरेंट मिलते हैं, और पॉलीथीन से बांधना जो बैगिंग है वो कंटामिनेशन को रोकता है।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज़ पीसीआर, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन पीसीआर टेक्निक। तो हम जानते हैं पीसीआर इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। ये पीसीआर एक मशीन होती है जो एम्पलीफाई कर सकती है डीएनए को लार्ज स्केल पे। इसकी अगर हम टेक्निक की बात करें तो पीसीआर जो है वो 3 एसेंशियल स्टेप में पीसीआर टेक्निक काम करती है। 3 एसेंशियल स्टेप ऑफ द पीसीआर टेक्निक आर, पहला है हीट डीनेचुरेशन, हीटिंग ऑफ डीएनए अबाउट 91 डिग्री सेल्सियस, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड टू मेक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। 91 डिग्री पे हम गर्म करते हैं तो डीनेचुरेशन हो जाता है, डीएनए के दोनों थ्रेड अलग हो जाते हैं। सेकंड स्टेप है उसके बाद पीसीआर में एनेलिंग, इसमें होती है पेयरिंग ऑफ प्राइमर टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट। इसमें हम डीएनए के ऊपर एक प्राइमर लगा देते हैं जो पीछे की चेन को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है। ये प्राइमर कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी कि कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होता है। थर्ड और लास्ट स्टेप होता है पॉलीमराइजेशन, जिसमें टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस मैनेज किया जाता है और इस तरह से डीएनए को एम्पलीफाई करके लार्ज स्केल पे निकाला जा सकता है। इससे हम किसी भी डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं जैसे कि एड्स। और इसमें हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो होता है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, और जिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम को ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे भी नष्ट नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ टीआई प्लाज्मिड, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच इट इज़ फाउंड। तो टीआई प्लाज्मिड क्या है? अ ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड फाउंड इन पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस इंक्लूडिंग एग्रोबैक्टीरियम सेक्शन सक्सीनेस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस इसमें मेन होता है और ये उसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इकोसिस्टम इज द क्लाइमेक्स stage achieved more quickly during the primary succession or during the secondary succession, give a reason to justify your answer। पूछ रहा है जब क्लाइमेक्स स्टेज प्राप्त करनी होती है इकोसिस्टम में तो कौन सा सक्सेशन जो है वो ज़्यादा काम करता है? अच्छा, सेकेंडरी सक्सेशन इसका करेक्ट आंसर है। Climax stage is achieved quickly in secondary succession as compared to primary succession, since soil is already there and the role of secondary succession is much faster। वहाँ पे पहले से ही सॉइल मौजूद है, मिनरल्स वगैरह मौजूद है, तो सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा। जबकि जो प्राइमरी होता है वो तो बेयर एरिया में होता है, वहाँ पहले ज़मीन ही फर्टाइल नहीं होती, इसलिए वो क्लाइमेक्स स्टेज में पहुँचने में टाइम लगाएगा प्राइमरी सक्सेशन पर, सेकेंडरी वाला जल्दी मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। अब हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं जो कि 12 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज ए एंड बी लिविंग टुगेदर इन एन एरिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ग्राफ में 2 स्पीशीज ए और बी दी हुई हैं जो एक दूसरे के साथ रह रही हैं किसी एरिया में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न आर एग्जिबिटेड बाय द स्पीशीज ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर ए इज़ एक्सपोनेंशियल और जे शेप्ड कर्व है जो ये डायग्राम में बना हुआ है, जबकि जो बी वाला है स्पीशीज बी लॉगिस्टिक यानी एस शेप्ड कर्व है जिसे हम सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द ग्रोथ कर्व ऑफ स्पीशीज ए एंड बी सेपरेटली। फॉर्मूला हो जाएगा dn/dt इक्वल टू rn, जबकि स्पीशीज बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा dn/dt इक्वल टू rn ब्रैकेट में k - n/k। यहाँ पे n पॉपुलेशन डेंसिटी है और dn/dt स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और r नेचुरल इंक्रीज है। इसी का थर्ड पार्ट है इन द डायग्राम व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल लाइन k रिप्रेजेंट। तो k यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू इन ब्रीडिंग ऑफ कैटल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग की डिफाइन बतानी है। इन ब्रीडिंग ऑफ कैटल के रेफरेंस में द मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लोजली रिलेटेड थ्रू एंसेस्ट्री, इसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। कह रहा है सेकेंड पार्ट सजेस्ट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसेस। तो एडवांटेज क्या है? मे बी द रिजल्ट ऑफ अ एंसेस्ट्री प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो पेरेंट के करेक्टर को प्रिजर्व करना इसका एडवांटेज है, जबकि डिसएडवांटेज इज रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
और डिसएडवांटेज ये है कि फर्टिलिटी को कम करता जाता है, बार बार आपस में ही क्रॉस कराएंगे तो इससे बीमार जनरेशन पैदा होगी, जिस टर्म को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ द स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक अवेलेबल डायग्राम है स्टिर टैंक बायोरिएक्टर का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फर्स्ट पार्ट में ए पोर्शन, व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किसको कहते हैं? तो यूट्रोफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एंटायर बॉडी ऑफ वाटर और पार्ट ऑफ इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली इनरिच्ड विद द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलरली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। या हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट इंड्यूस्ड इंक्रीज इन द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी। तो पॉन्ड वगैरह में, तालाब में बहुत ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ हो जाती है एक्सेसिव मिनरल्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स वगैरह से, डोमेस्टिक वेस्ट से, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। सेकेंड पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इफेक्ट इसका क्या पड़ता है? इंक्रीज बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, चेंज इन द मैक्रोफाइटिक स्पीशीज कंपोजिशन एंड बायोमास, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिप्लीशन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ द फिश किल्स, लॉस ऑफ डिज़ायरेबल फिश स्पीशीज़, जो अच्छी स्पीशीज़ होती है फिश की वो मरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है में दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन 13 के साथ में, डिफाइन बायोजियोकेमिकल साइकिल। ए पोर्शन है ये, बायोजियोकेमिकल साइकिल की डिफाइन देनी है इसमें। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल इज़ एनी ऑफ द नेचुरल pathway by which the essential elements of living matter are circulated। इसका सेकेंड पोर्शन बी पार्ट कह रहा है गिव अ ग्राफिक आउटलाइन ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इन एन इकोसिस्टम। तो जैसा कि डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है फॉस्फोरस साइकिल का, कि फॉस्फोरस की साइकिल नेचर में किस तरीके से चलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।